Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all in the Ab Initio Judiciary यूट्यूब चैनल। और आज हम उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के पर्पज से मुस्लिम लॉ की क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेयर एक्ट में जितने भी एक्ट दिए हुए हैं मुस्लिम लॉ के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। देन कोर डिस्कशन लाइक निकाह और डाइवोर्स, इद्दत पीरियड और एक्नॉलेजमेंट, अडॉप्शन, इन सारी चीज़ें जो मुस्लिम लॉ के टॉपिक हैं उनको भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा जिससे कि आपकी उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज और आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं, लाइंड अप हैं, जो अब धीरे धीरे वैकेंसीज आएंगी तो उनके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर किए जाने हैं वो भी किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लॉ के वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट और लैंडमार्क एक्ट कह सकते हैं, जिसका नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत क्विकली सम अप हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपको अच्छे से इसको करके जाना है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट एक्ट है, अभी 2019 में ही आया है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम उसे एक्ट का पर्पस समझना चाहिए। ठीक है, और पर्पस समझने से भी पहले सबसे पहले अगर कोई बैकग्राउंड है उस एक्ट को लाने का, ठीक है, तो इंस्पिरेशन कहाँ से डिराइव की गई थी इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कंप्लीटली उस लॉ के बारे में समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक केस आया था, ठीक है, तो उस केस के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, देन फिर हम आएंगे इस एक्ट को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो केस का नाम क्या था? शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिन्होंने ये जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस किया था। और इस केस में जो पेटिशनर थी मिसेस शायरा बानो, उनके द्वारा ट्रिपल तलाक, हलाला और वुमेन्स के अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे क्रूअल प्रैक्टिसेस थी मुस्लिम लॉ, जो पर्सनल लॉ है उसमें, तो उनको चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वाज अ लैंडमार्क केस दैट चैलेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को तलाक बिद्दत भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ पे तलाक 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 3 बार बोल देते हैं, तो वो इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक हो जाता है और उनका तलाक जो है वो फाइनल हो जाता है। तो उसी चीज के रिस्पेक्ट में ये एक्ट को, जो ये प्रैक्टिस थी, जो एक क्रूअल प्रैक्टिस मानी जाती थी वुमेन्स के अगेंस्ट में, ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस, तलाक बिद्दत की प्रैक्टिस, उसको पेटिशनर जो थी शायरा बानो, उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया था। मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया कि जो तलाक बिद्दत है, पॉलीगैमी और निकाह हलाला, तो निकाह हलाला से रिलेटेड मैटर अभी भी वहां पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे उन्होंने आर्ग्यू किया दैट दीज प्रैक्टिस वर डिस्क्रिमिनेटरी एंड वॉयलेटिव ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में बात की थी कि ये जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये वुमेन्स के अगेंस्ट में है, एक आर्बिट्ररी परफॉर्मेंस है, एक आर्बिट्ररी एक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और 5 जजेस की में 3:2 के रेशियो में ये जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3:2 के रेशियो में ये जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस हुई थी, जहाँ पे जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित एंड जस्टिस कुरियन जोसेफ जो थे, उन्होंने यहाँ पे ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को आर्बिट्ररी बताया था और माना था कि ये जेंडर इक्वलिटी के वॉयलेटिव है। ठीक है, और उसी के साथ साथ उन्होंने इस ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि 3 जजेस जो फेवर में थे, ठीक है, उनके बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन से जज थे जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस केहर का और जस्टिस अब्दुल नजीर का। इन्होंने हेल्ड किया था दैट अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज लाइक दोज गवर्निंग तलाक शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। ठीक है,
तो इसको भी ध्यान रखिएगा, और ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा मैटर था इस एक्ट को। फिर वहीं पे जब यहाँ ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, आर्बिट्ररी पाया गया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही सजेस्ट किया था कि इसके रिस्पेक्ट में एक लॉ बनाया जाना चाहिए। तो फिर वहां पे जो हमारी लेजिस्लेचर है उनके द्वारा ये जो लॉ है वुमेन्स को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए, और इसे अब एक ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जहां पे अगर ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस अब से एक्सरसाइज की जाती है 2019 के बाद से, तो वो एक ऑफेंस होगा और उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाएगी। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने एक्ट के डिस्कशन पे। तो बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट हमने समझ लिया, अब हम आते हैं एक्ट पे। तो एक्ट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें इस एक्ट के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, लाइक कभी भी आप किसी भी एक्ट को पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको किसी भी एक्ट के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने सेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 सेक्शन है, बहुत ही छोटा सा एक्ट है। ठीक है, 8 यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए हैं, और यहाँ पे 3 चैप्टर्स में इन 8 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। तो ये पॉइंटर्स ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी हमें ध्यान रखनी है, तो हम आगे उनको भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी दिया है, चैप्टर 2 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल, एंड थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो ये एक्ट नंबर क्या है, ये एक्ट नंबर 20 है और 2019। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है और इसको भी आपको ध्यान रखना है, एक्ट नंबर 20 ऑफ 2019। इसकी डेट क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंशियल असेंट इसको कब मिली थी, तो प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिली थी 31 जुलाई 2019 को। अब यहाँ पे किसी भी एक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक्ट का जो पर्पस है वो आपका कहाँ पे दिया होता है, तो उसके लिए आपको प्रियम्बल पढ़ना होता है। प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस एक्ट को क्यों लाया गया है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है उस लॉ को लाने के पीछे का, तो वो हमें यहीं से पता चलता है। तो ये हम प्रियम्बल का पार्ट अगर पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इस लॉ को क्यों लाया गया था। तो एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन एंड टू प्रोहिबिट। ठीक है, पहली बात तो है कि मैरिड मुस्लिम वुमेन जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, प्रोहिबिट करने के लिए डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड एंड प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस से मुस्लिम मैरिड मुस्लिम वुमेन जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और हस्बैंड को एक तरीके से प्रोहिबिट करने के लिए ये जो एक्ट है वो लाया गया था। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो किससे डील करता है, जो है प्रिलिमिनरी पार्ट से डील करता है। चैप्टर 1 में है प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल जो एक्ट का पूरा नेम है उसे ही हम कहते हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 90 सितंबर 2018। 19 सितंबर 2018 से ये इन्फोर्समेंट में आ गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज जो है उसको ध्यान रखिए। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज से भारी मात्रा में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और डेफिनेशन क्लॉज इसलिए भी आपको जाना जरूरी है क्योंकि आने वाले जब हम एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एक्ट में जो वर्ड्स यूज किए रहते हैं वो हम डेफिनेशन में जो मीनिंग उसका दिया होता है वही सेम मीनिंग वहां पे असाइन करते हैं, तो इसलिए आपको डेफिनेशन क्लॉज भी ध्यान रखना होगा। 2A में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की डेफिनेशन दी है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की डेफिनेशन सेम मीनिंग असाइन किया जाएगा जो 21R ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 21R इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो मीनिंग दिया है वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी लिया जाएगा। बी में है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन द एरिया वेयर द मैरिड मुस्लिम वुमेन रिसाइड्स।
नेक्स्ट है थर्ड तलाक। तो ये जो पूरा मैटर है वो तलाक के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। तो तलाक तलाक वर्ड जहां पे भी यूज किया जाएगा तो कौन से तलाक की यहाँ बात की जाएगी, यहाँ बात की जाएगी तलाक के बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय अ मुस्लिम हस्बैंड। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब तलाक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जाएगी इस एक्ट के अंडर में, तो वो किसकी बात की जाएगी, तलाक के बिद्दत या कोई अदर मैटर भी लिया जा सकता है जहां पे जो तलाक है वो इंस्टेंटेनियस होता है और इररिवोकेबल हो जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सेम मीनिंग असाइन किया जाएगा। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 क्या बात करता है, डिक्लेरेशन ऑफ तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। सेक्शन 3 बात करता है तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। तो सेक्शन 3 ये कंप्लीटली डिक्लेयर करता है कि अगर ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया जाता है जो कि इंस्टेंटेनियस होता है और इररिवोकेबल होता है, जिसे कि सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 के रेशियो से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो वहां पे अगर ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया जाता है हस्बैंड के द्वारा किसी वाइफ पे, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है, और वॉइड होगा और इलीगल माना जाएगा। सो एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय अ मुस्लिम husband upon his wife either spoken or written or in electronic form in any other manner whatsoever shall be void and illegal। ये ध्यान रखिएगा। 4 में है पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो हस्बैंड है वो एक्ट को कंप्लीटली इग्नोर करता है और वो ये प्रैक्टिस जो है उसको मतलब इस प्रैक्टिस को करता है और ट्रिपल तलाक को प्रोनाउंस करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी यहाँ दी गई है। एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंसेस तलाक रेफर्ड to in section 3 his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और साथ ही साथ जो फाइन है वो भी इम्पोज किया जा सकता है। तो इन दोनों ही चीजों को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन। तो अगर इन केस मान लीजिए कुछ वुमेन्स हैं जिन पे ऑलरेडी तलाक जो है वो प्रोनाउंस किया जा चुका है, तो अब उनका सब्सिस्टेंस किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से खुद को मैनेज करेंगी, उनका मेंटेनेंस कहाँ से आएगा, तो ये सारी चीजों के बारे में ये जो चैप्टर 3 है वो बात करता है। तो चैप्टर 3 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, चैप्टर 3 है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 5 है सब्सिस्टेंस अलाउंस without prejudice of the generality of the provisions contained in any other law for the time being in force। ठीक है, तो किसी भी लॉ में के जो प्रोविजंस दिए हैं उसको विदाउट प्रिजुडिस मतलब बिना किसी भी तरीके का इफेक्ट डाले हुए, ठीक है, यहाँ पे एक ओवरराइडिंग कह सकते हैं इफेक्ट रखता है ये एक्ट। A married Muslim woman upon him whom talaq is pronounced shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance for her and dependent children as may be determined by the magistrate। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिटरमाइन कौन करता है, वो जो वाइफ है जिस पे तलाक प्रोनाउंस किया जा रहा है वो एंटाइटल होती है टू गेट द मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो डिसाइड किया जाता है बाय द मैजिस्ट्रेट। ये ध्यान रखिएगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस सेक्शन 5 में गिवन है। अब आते हैं अगर कोई माइनर चिल्ड्रन है उसकी कस्टडी के रिगार्डिंग में बात आती है, मैटर अराइज होता है, तो वो कस्टडी किसको दी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 6 बात करता है यहाँ पे कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन के बारे में। तो ये भी नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ये भी एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है। A married Muslim woman shall be entitled to the custody of her minor children in the event of pronouncement of talaq by her husband in such manner as may be determined by the magistrate। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इंस्टेंस पे देखा जाए तो जिस भी मैरिड मुस्लिम वुमेन पे तलाक प्रोनाउंस किया जाता है और उसके चाइल्ड जो है वो माइनर है, तो सबसे पहले कस्टडी जो है वो किसको दी जाएगी, सेक्शन 6 के अंदर में वो मैरिड मुस्लिम वुमेन को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी डिस्क्रिप्शन है कि मैजिस्ट्रेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या है, सेक्शन 7 बताता है कि अगर मान लो कि जो हस्बैंड है उसके द्वारा अगर ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है वो की जाती है, तो यहाँ पे उसका नेचर क्या होगा, वो किस तरीके का ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल होगा, साथ ही साथ कंपाउंडेबल होगा।
ये भी एक ओवरराइडिंग प्रोविजन रखता है, ठीक है, सीआरपीसी के, ध्यान रखिएगा। ये सीआरपीसी 1973, अभी हम बीएनएसएस आ चुका है, तो अभी बीएनएसएस के अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट नहीं की गई है, ठीक है, तो अभी हम सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे कहा गया है कि सीआरपीसी में कुछ भी कहा गया है, ठीक, सीआरपीसी को ओवरराइड करते हुए, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल if information relating to the commission of the offence is given to an officer in charge of police station by a married Muslim woman upon whom talaq is pronounced and any other person related to her by blood or marriage, ठीक है। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कंपाउंडेबल भी हो सकता है, और कंप्लेंट जो है वो किसके द्वारा फाइल की जाती है, तो वो जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है जिस पे तलाक प्रोनाउंस किया गया है वो खुद भी कर सकती है, या कोई अदर रिलेटिव है, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड है या मैरिज से रिलेटेड है, उसके द्वारा भी तलाक जो है वो प्रोनाउंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन अपॉन हुम तलाक इज प्रोनाउंस्ड विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैरिड मुस्लिम वुमेन जो है, अगर उसके इंस्टेंस पे वो चाहती है कि कंपाउंड कर लिया जाए उस ऑफेंस को, ठीक है, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट जो है वो उसके जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है जिसको तलाक प्रोनाउंस किया गया है उसके इंस्टेंस पे यहाँ पे मैटर्स को कंपाउंड भी कर सकती है। आगे है 7 सी क्लॉज, no person accused of an offence punishable under this section shall be released on bail unless magistrate on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced is satisfied that there is a reasonable grounds for granting, ठीक है। तो यहाँ पे बेल तुरंत ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक कि वो मतलब वाइफ जो है उसके इंस्टेंस पे या मैजिस्ट्रेट खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं कि यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं कि उस पर्सन को, उस अक्यूज को बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए, तब तक बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 8 बात करता है रिपेल एंड सेविंग्स के बारे में। तो ये एक्ट किसको रिपेल करके आया था, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस एक्ट 2019 इज हियर बाय रिपीट। तो ये ध्यान रखिएगा, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस एक्ट 2019 इसको रिपेल करके आया था। सेकेंड क्लॉज है, नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपेल एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस एक्ट 2019 shall be deemed to have been done or taken under the provision of this act। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे ही पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था हमारा पूरा ही एक्ट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, जिसमें सेक्शन 8 दिया है जो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और इसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी थी, किस केस के से इंस्पिरेशन इस एक्ट का ड्रॉ हुआ था, वो भी हमने देखा। और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सिर्फ इतना ही पढ़ना है। केस लॉ पूछ लिया जाता है कि कौन सा केस है जो इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक से रिलेटेड लेफ्ट आउट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये अच्छे से आपको ये पूरा एक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट्स ऐसा लगता है कि और डिस्कस किया जाना है तो आप बेझिझक कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। और मुस्लिम लॉ से उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है जो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स पे है। तो आप अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप दिए गए नीचे नंबर्स पे भी विजिट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।